सभी को नमस्कार, प्रणाम, अ वेरी गुड इवनिंग। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच की श्रृंखला इनसे मिलिए में के 5वें एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वादे के मुताबिक मैं अंशुपाल हाज़िर हूँ, एक नहीं बल्कि 2-2 रत्नों को लेकर, 2-2 जेम्स को लेकर। तो समय नमस्कार। बिल्कुल ना गवाते हुए मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आप सबसे सर और मैडम को बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत प्रणाम। आप नमस्कार। सब मिल रहे हैं डॉक्टर हरीश नवल सर से और डॉक्टर स्नेह सुधा नवल मैडम से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अंशु जी। आपका और प्रेरणा दर्पण का बहुत-बहुत आभार कि आपने हमको ये अवसर दिया कि हम आपसे और तमाम दर्शकों से मिल सकें और अपनी बात कह सकें। हमारी भी खुशनसीबी सर, हमारी खुशनसीबी। आपके साथ ये दोनों के साथ मिलकर ये स्क्रीन शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत धन्यवाद। गर्व महसूस हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा भी करती हूँ डॉक्टर कीर्ति का और प्रेरणा दर्पण का, हरि प्रकाश जी का, ओम प्रकाश कल्याणी जी का, जो ये अवसर देते हैं मुझे कि मैं हर हफ्ते एक ऐसी या 2 ऐसी, आज तो ऐसी शख्सियत साथ में है। तो ऐसे मिलना, ऑनलाइन में इतना ऑप्टिमिज्म क्रिएट करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अ, आप जी, दोनों को मेरे ख्याल से जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सभी जानते होंगे, पर एक सूक्ष्म परिचय देती हूँ मैं आपका और मैम का। जी। सूक्ष्म इसलिए कि संक्षिप्त परिचय भी आप दोनों का इतना विस्तृत होगा कि क्या कहें, तो इसलिए सूक्ष्म कहती हूँ। सूक्ष्म दे दीजिए। नहीं, नहीं, सूक्ष्म कहती हूँ। हमारे साथ हमारे साथ एक खूबसूरत जेम, खूबसूरत उनके दिल से, खूबसूरत उनके फेस से और खूबसूरत उनकी क्रियाओं से, जो हैं डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी। बहुत-बहुत एक बार पुनः स्वागत करती हूँ मैम आपका। नमस्कार। अ मैडम ने 43 वर्ष अध्यापन किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में। और बड़ी खुशी की बात है और बड़े गर्व की बात है कि संत काव्य परंपरा में कवि अक्षर अनन्य का स्थान प्राप्त किया। बहुत-बहुत बधाई मैम आपको, बहुत-बहुत बधाई। कवित्री होने के साथ-साथ मैडम बहुत अच्छी चित्रकार भी हैं। इनकी चित्रों की प्रदर्शनी जागृति मंच, रोटरी क्लब, अ, साहित्य कला परिषद, हिंदी अकादमी और और सिर्फ इंडिया में नहीं, कई देशों में जैसे अमेरिका, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, इटली, मॉरिशस आदि में होती रहती है। तो बहुत-बहुत एक्चुअली चित्रकला और एक संगीत ऐसी 2 बातें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो सैल्यूट है मैडम आपको, बहुत सैल्यूट है। एज़ अ कवियत्री भी बहुत सारे स्थान प्राप्त किए। एक ख़ास बात जो शायद सब लोगों को नहीं मालूम होगी, मुझे भी आज ही पता चली कि अमेरिका में हिंदी संस्था के सौजन्य से काव्य पाठ किया, जो धारावाहिक के रूप में न्यूयॉर्क के हिंदी चैनल मनोरंजन टीवी में प्रसारित किया गया। आपकी रचनाएँ गंग गगनांचल, जागृति, साहित्य अमृत, कादम्बिनी और बहुत सारे पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल के लिए आपने बहुत सारे बार प्रसारण किया है, शायद 20 से भी ज़्यादा बार। बहुत-बहुत स्वागत मैम, कितना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, मैं बता नहीं सकती। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम, ये मौका मुझे देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। और हमारे साथ सर मौजूद हैं, डॉक्टर हरीश नवल। इनके बारे में क्या कहूँ, मेरे ख़्याल से सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। छोटी-छोटी बातें बताती हूँ, जैसा मैंने कहा सूक्ष्म परिचय देती हूँ। अ, सर जालंधर पंजाब से हैं। इत्तेफ़ाक ठीक है है। सर, मैं भी पंजाबी हूँ, चोपड़ा हूँ अच्छा। शादी से पहले से। अच्छा, 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 अच्छा। जी, वाह! और हुँ। सर ने भी 41 इयर्स 41 साल अध्यापन किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में। और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार की पत्रिका गगनांचल के संपादक हैं। और
सर की जो लिस्ट है संपादक वो, रहे, अभी अभी तो नहीं। अच्छा अच्छा। और कुछ पुस्तकें जो सर की बहुत फेमस हैं, उनमें से एक है बागपत के खरबूजे। इसके बारे में मेरे कुछ सवाल भी हैं, अभी पूछती हूँ। पीली छत पर काला जी निशान, जी। दिल्ली चढ़ी पहाड़, और ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके जिनके नाम बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा हम लोगों ने सुने हैं। मैं ये सिर्फ वो नाम बता रही हूँ। बहुत सारी पुस्तकें संपादित की, प्रकाशित की हुई पुस्तकें बहुत सारी हैं। मेरे ख्याल से 82 से ऊपर पुस्तकों में सहयोगी रचनाकार रहे हैं, और भारतीय लघु कथा कोश में 10 से ज़्यादा रचनाएँ, विश्व लघु कथा कोश में 10 रचनाएँ, और अनुवाद इनकी कविताओं के और लघु कथाओं के होते रहे हैं अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बुल्गारियन, उर्दू और डोगरी में। पत्र पत्रिका लेखन भी करते हैं, और बहुत सारे चैनल्स के साथ भी काम किया। और खास बात जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानती थी, वो ये कि पंजाब विश्वविद्यालय बीए में इनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो ये, और मुंबई शिक्षा बोर्ड में भी नेशनल ओपन स्कूल में शामिल है। बहुत सर सल्यूट है आपको। और एक इंसान इतना कुछ कैसे मैनेज करता है, ये भी एक सवाल होता है सर आपके लिए। साहित्य के सलाहकार इंडिया टुडे में, और बहुत सारे चैनल्स में भी सर ने अपनी बड़ी सक्रिय सहभागिता दी है। युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, और ना जाने कितने सारे साहित्य मणि पुरस्कार, और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। अ, सर के लिखे हुए लेखन जो हैं वो 31 टीवी कार्यक्रम के लिए उन्होंने लिखा है, जिनमें धारावाहिक हैं जैसे संसार, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, निष्काम, कृषि, और बहुत सारे। तो ये कहूँगी कि बहुत विस्तृत पर्सनालिटी है दोनों। बहुत-बहुत स्वागत करती बिल्कुल। हूँ आपका, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशु जी। शुरुआत करती बहुत हूँ बहुत सर धन्यवाद। से। अ, जी। सबसे पहले तो यही यही पूछती हूँ कि कैसा अनुभव आपका रहा ये पूरे इतने इयर्स, 41 साल अध्यापन, और साथ-साथ ये इतनी सारी गतिविधियाँ साथ में करना, साथ में मैनेज करना? अंशु जी, ऐसा है कि केवल एक यही प्रोफेशन ऐसा है, अध्यापन, और विशेष रूप से कॉलेज में अध्यापन, जिसमें हम अपनी बहुत सारी जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं समय के अभाव में, इसमें कर सकते हैं। क्योंकि आपको कॉलेज में 4-5 घंटे जाना होता है, और मेरे जैसा व्यक्ति जो सुबह की जल्दी क्लासेस लेता था, जबकि लोग कहते थे कि इतनी जल्दी हम लोग नहीं ले ले पाएंगे, तो बस उसके बाद क्लासेस ली, घर आए, बच्चों के साथ, दादाजी के साथ, माताजी के साथ खाना खाया, और फिर चले गए, कभी इंडिया टुडे, कभी एनडीटीवी, कभी सरिता मुक्ता, कभी माया प्रेस, कभी ग्रेजुएट, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा कि बचपन में जब स्कूल में एक बार पूछा गया था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो मेरे मन में तो आया था कि मैंने मन में सोचा कि सबसे बड़ा कौन होता है? सोचा डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, अध्यापक बहुत बड़ा होता है, फिर करते-करते आया कि नहीं, जो निर्णायक है, जो जज है, जो निर्णय देता है कोर्ट में, वो सबसे बड़ा होता है। क्योंकि उसके हाथ में अन्याय और न्याय के बीच में अंतर करने की ताकत होती है। किंतु वो तो मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैं एक अध्यापक बना। फिर मुझे लगा कि अध्यापक है और साहित्यकार है, तो साहित्यकार तो सामाजिक न्यायाधीश होता है, क्योंकि वो समाज के प्रति जो अनाचार आ रहा है, भ्रष्टाचार आ रहा है, विसंगतियाँ आती हैं। विशेष रूप से जैसे मैं व्यंग लिखता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कुछ-कुछ वो काम कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा अपना, जब भी पीछे मुड़ कर के देखता हूँ, सिंहावलोकन करता हूँ कि मैं कहाँ 9वीं कक्षा का छात्र था, और आज अब मुझे रिटायर हुए भी कई साल हो गए हैं, पर निरंतर मेरा लेखन चल रहा है, और मुझे लगता है कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा बदला नहीं है।
उसका एक कारण ये भी है कि हम चूंकि कॉलेज में पढ़ाते थे, मैं और सुधा, और कॉलेज में चूंकि 2-3 पीढ़ियां हमारे सामने आई, और उन पीढ़ियों के कारण हम हमेशा युवा पीढ़ी के मन को समझते रहे, इसलिए हमारे में जनरेशन गैप जो है दूसरी पीढ़ियों के साथ उतना नहीं है जितना हमारे और साथियों का होता है। तो अनुभव अंशु जी बहुत अच्छा रहा, शुक्रगुजार हूँ इस असीम शक्ति का, ईश्वर का, जिन्होंने इतना बल दिया, नहीं तो मेरा नाम तो न बल है जी। हेलो माफ कीजिए मेरा माइक म्यूट हो गया था और मेरे को पता नहीं चला। टेक्निकली कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं बोल रही थी अच्छा, पर मुझे लगा कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आई। अरे नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आपको। आपकी बात मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको और मैम को सुनने के लिए जुड़े हैं। और जी, यही धन्यवाद। सवाल मैं मैम से भी करना चाहती हूँ कि कैसा अनुभव रहा आपका एज अ साहित्यकार अध्यापन के साथ साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी जिंदगी का कॉलेज के टाइम में जो मैंने बिताया, जो पढ़ाया, सारे समय मैंने सोचा ये था, जब मैं बच्ची थी तो मैंने सोचा था मैं स्कूल में टीचर जरूर बनूंगी। वो अलग बात है कि मैं भाग्यशाली निकली कि मुझे कॉलेज में नौकरी मिल गई। जी। तो मैं बचपन से ही सोचती थी कि मुझे पढ़ाना है। अच्छा। पर जब मैं पढ़ाने लगी तो मुझे लगा अरे ये तो पढ़ने से बहुत ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल। जब हम पढ़ते थे तो हम कई चीजें छोड़ देते थे, पर पढ़ाने के लिए तो हमें जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती थी वो भी पढ़ानी वो भी पड़ती बढ़ानी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबकी पूरी तरह तैयारी करनी पड़ती थी, पर हमेशा मैंने उसको एंजॉय किया है खूब। उस जो भी चीज मुझे नई विषय मिलता था हर साल मुझे, बल्कि कोई मेरे ज्यादा मुझे विषय चेंज कर करके दिए जाते थे अच्छा। कॉलेज में पढ़ाने के लिए। जी। तो मैंने हमेशा उसको स्वीकार किया, कभी मना नहीं किया कि ये नहीं पढ़ाऊंगी, मैं वही पढ़ाऊंगी जो मैं पिछले साल पढ़ा रही थी। मैंने ऐसा नहीं किया और हर साल मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ाया, अच्छी तरह से पढ़ा, और मुझे लगा ये कि पढ़ने से मेरा ही ज्ञान बढ़ रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो ज्ञान बढ़ रहा है, इसलिए मैं और भी चीजें पढ़ती थी, और इसलिए मुझे हमेशा खुशी रही पढ़ाने में। ये और तो मैं जी। कविता भी पढ़ाती रही हूँ और अच्छा। गद्य भी पढ़ाती रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ाने में, कविता और गद्य, ये सब चीजें। और उसके बाद मेरे ड्राइंग वगैरह मैं करती रही थी, बचपन से करती थी। अच्छा। तो अभी आप मुझसे पूछ रही थी कि आपको कैसा अनुभव रहा साहित्य में, तो ये मैंने आपको बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मैंने उपन्यास, शरद चंद्र वगैरह के उपन्यास, मेरे घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जी जी मेरे जी अपने पिताजी की, तो वो मैंने उधर बचपन से बहुत कुछ पढ़ा उधर, और मुझे हमेशा पढ़ना अच्छा लगा। क्या बात, ये बड़ी और अच्छी बात पूछिएगा। कही आपने। ये बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, मतलब मैं अगर अपनी कहूँ तो पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता था, पर क्योंकि नहीं पढ़ के नंबर नहीं आएंगे इसलिए पढ़ना पड़ता था। बिल्कुल मुझे सच पढ़ना बात बता बहुत दी। अच्छा लगता था। मैं आपको वैसे बताती हूँ, मेरी छोटी बहन कहती थी कि दीदी तो नहीं कहती थी, नाम ही लेती थी, सुधा, तो कहती थी कि तुम है ना अपने कपड़े तुम्हें प्रेस करवाने तो मेरे से करवा लो। मैं कर देती हूँ तुम्हारे। वो पढ़ने से बचती थी और मैं कपड़े प्रेस करने की बजाय पढ़ना चाहती थी। जी जी। तो स्कूल जाते थे तो वो अपनी जो चुन्नी होती थी ना, पहले हम लोग बांधा करते थे, व्हाइट रंग की चुन्नी स्कूल के, तो वो बहुत उसको कलफ लगा करके तय बना के प्रेस करके अच्छी तरह करती थी। और मैं क्या करती थी, बिस्तर तय बना करके बिस्तर के नीचे, अपने तकिए के नीचे रख देती थी। क्यों? पढ़ने में ध्यान रहता था। पढ़ने में ध्यान रहता था, ये तो बहुत अच्छी बात है।
वो पढ़ने की लगन है मैम, जो आप इतना इतना कुछ लिख भी पाती हैं और इतना कुछ साथ में इतना सामंजस्य मैनेज कर पाती हैं। अ, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं मैम से एक्चुअली एक बात और पूछना चाहूँगी कि क्या हाँ डिफ़रेंस आपको लगा, क्योंकि आप लिखती पहले भी थी, मतलब शादी से पहले भी आप शायद लिखती ही थी। हाँ तो क्या डिफ़रेंस आपको मिला शादी से पहले हाँ हाँ। लिख पाने में और बाद में, मतलब कि कितना चेंज हुआ रूटीन में या लिखने में? हाँ, बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। लेडीज़ के साथ बहुत फ़र्क होता है, जी। क्योंकि वो पढ़ाई, वो लिखना, वो करना, जैसे मैं ड्राइंग बहुत बनाती थी, सब चीज़ें छूट जाती हैं, हुँ। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को जी। पालना है, घर को देखना है, ये सब चीज़ें छूट गईं। बहुत कम उन दिनों लिखा जाता था। हाँ, हाँ। जब बच्चे बड़े हो गए, तो फिर अपने रूटीन पे आ गए हम। जी, जी। आप सुन रहे हो ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुन रही हाँ, हूँ। सुन रहे हैं। तो ये हर ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ऐसा होता है, जी हाँ, जी हाँ। जो बहुत लिखती पढ़ती हैं, परंतु थोड़े समय के बाद ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद तो कलम कागज पति भी रख देता है ना, ये भी एक फायदा हो जाता है पति भी रख देता है, मतलब कि ये लीजिए कलम, ये रहा आपका पेन, ये रही हाँ, आपकी पेंसिल, ये रहा आपका बोर्ड, है ना। नहीं, सर नहीं, ये तो आप लिखना जेनरस छूट बन जाता है, रहे वो हैं बाद थोड़ा-सा। में। हाँ, ये एक बात बताऊँ आपको, ये जी, बहुत बाद में जाकर के बच्चों की शादी हो जाती है, हाँ, तब जाकर के परिवर्तन आता है पुरुष में भी। जी, जी, तब वो जी। सोचता है अपनी पत्नी के लिए कि उसके लिए मैं ये कर दूँ। अब जैसे जी, हरीश जी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से। और सर के पास चलते हैं और फिर मैम के पास इस क्वेश्चन पर मैं फिर आऊँगी और बताऊँगी कैसे सहमत हूँ और क्यों सहमत हूँ। अ, हाँ, हाँ। सर बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए और हैं पूछिए? हमारे साथ, तो एक सवाल पर आती हूँ, जो मेरे लिए भी खास सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, पर थोड़ा जितना बहुत मैं आपके बारे में जान पाई हूँ। तो सवाल ये आता है कि डॉक्टर हरीश सेठ से डॉक्टर हरीश नवल की जर्नी कैसी रही और ये चेंज कैसे और कब हुआ? नहीं ऐसा है कि मैं हरीश सेठ जो है, असल में मेरा बचपन का जो नाम है, जिसे निक जी, नेम बोलते हैं लोग, वो सेठ था। अच्छा। उसका एक कारण था कि जब मेरा जन्म हुआ, और जी, जन्म के समय मेरा जो वर्ण था, जो रंग था, वो बहुत श्याम था। तो अच्छा, हमारी दादी जी ने कहा कि तो मारवाड़ी सेठों जैसा लगता है, इसका नाम अच्छा, सेठ रख देते हैं। तो अच्छा, अच्छा। उन्होंने मुझ गरीब का नाम सेठ रख दिया। तो वो, तो इसलिए वो इस तरह से वो सेठ वो नाम चला। शुरू से ही विडंबना रही और व्यंग्यकार बन गए। गरीब का नाम सेठ हो गया। और और क्या, चूंकि हम 3 भाई बहन हैं। मेरे भाई भी बड़े दिखने में बड़े सुदर्शन है, मेरी बहन भी बड़ी सुंदर है, और अच्छा, दोनों का वर्ण वगैरह बहुत अच्छा तुम भी था। सुदर्शन कम नहीं हो। तो मैं उनकी तुलना में उस समय थोड़ा था। वो उसका एक कारण ये भी था कि मैं चूंकि ननिहाल में हुआ था, और वो जी, दोनों दादा के यहाँ हुए थे। तो आपको अच्छा, मालूम है वो जमाना ऐसा था कि जब ननिहाल वालों को कहा जाता था कि बच्चे गए तो कमजोर हो गए, हम तो कहते थे नानी के घर जाएंगे मोटे होकर आएंगे, तो दादी जी, घर कहती थी हाय हाय कितना कमजोर हो गया है। जी, तो ये जी, उस समय की ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति होती थी। तो चूंकि मैं ननिहाल में हुआ, इसलिए लगता था कि इसका पालन पोषण ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं जबकि वो हुआ। बहुत अच्छा हुआ था। तो वो मैं विचारों का सेठ जरूर बना कि मैं देखता था और बहुत चीजें सोचता था, प्रकृति में खो जाता था, छत पर जाते थे, आकाश में तारों को देखना, चांद को देखना, बहुत चीजें सोचता था कि अगर ये तारे नहीं होते, ये सूर्य नहीं होता तो क्या होता। तो फिर दिमाग खाली हो जाता था कि भाई फिर होना क्या था। तो ये बाकी सरनेम तो हम लोगों का भारद्वाज था, किंतु अच्छा, मेरे पिता ने और हाँ, मेरे नहीं है। मेरे एक चाचा ने उसको हटा दिया कि इससे जाति का बोध ना हो। अच्छा, भले ही जी, हम बिल्कुल, ठीक जाति के वंशज हैं, पर बोध ना हो। तो उन्होंने और एक चाचा ने मेरे, ये मिलकर के, जब वो लोग भी, मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, जहाँ मैं पढ़ा था, वही मेरे पिताजी भी पढ़े थे।
अरे वाह, आज़ादी से पहले के टाइम पे। तो उन्होंने मेरी मेरी वैसे बेटियां भी वहीं पढ़ी हिंदू कॉलेज में, अरे तो वाह, हमारा क्या फैमिली बात है, कॉलेज। क्या बात। तो तब उन्होंने वो उस समय ऐसी जागृति आई थी तो उन्होंने वो बदल लिया था, तो उन्होंने अपना सरनेम नवल रख लिया। तो मैं सेठ तो कहीं बना नहीं। हाँ, सुधा जी की वजह से जो जो समृद्धि आ गई, तो उससे आप कह सकते हैं कि हाँ हम सेठ हैं। बाकी तो ठीक है। मैं जरूर सेठानी बन गई भाई। नहीं, और सर आप भी तो सेठ हैं, क्योंकि ये जो इतनी कलम की दौलत आपने कमाई है, जो ताकत इतने है। सारे शब्द आपने कमा लिए हैं, बिल्कुल जितने लोग जुड़े हैं वो सब मुझसे सहमत होंगे कि अ, मेरा भी ये मानना है एक्चुअली। जब मैंने कुछ लिखना शुरू ही किया था बचपन में, तभी पापा ने मुझे कहा हाँ कि जी। पैसे तो जिंदगी में सब कमाते हैं, तुम भी कमाओगी, बड़े होगी, कुछ भी करोगी। हमने जिंदगी भर प्यार और इज्जत कमाई है और वो ही हमारी पूंजी है, तुम भी वही कमाना। पैसे तो जरूरत है, वो तो सब कमाते हैं, नौकरी करते हैं। तो वही है कि जी आपने जी तो जी। इतना प्यार कमाया है, तो आप तो सचमुच बहुत सेठ हैं सर। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, उस दृष्टि से तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होता है जब मेरे पास पाठकों के पत्र आते हैं। जी कईयों में वो जरूरी नहीं कि वो मेरी प्रशंसा भी करते हो, बहुत से लोग मुझे राह भी दिखाते हैं, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। जी जी तो मेरा जो पैरामीटर है वो मेरे असली आलोचक तो पाठक हैं, और दूसरा मेरा पैरामीटर जो है, जो मुझे देते हैं, वो मेरे विद्यार्थी हैं, है ना, जी मेरे बच्चे हैं। तो यंगर जनरेशन, जिसे मैंने पहले भी कहा था, तो ये इस रास्ते पर आकर के मैंने ये बात सीखी जो आपने अभी कही कि जी यश कमाना बहुत मुश्किल होता है। जी आदमी धन कमा सकता है, जी, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यश खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल। यश अर्जित किया जाता है, और जी उसके लिए निष्ठा चाहिए, संस्कृति चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए, श्रम चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि एक जन्मजात प्रतिभा होनी चाहिए जिसको विकसित करने की योग्यता और इच्छा आप में हो, जी तब आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरुजनों का साथ मिला, अभी तो कहीं नहीं पहुंचा मैं, लेकिन जितना भी गया, जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि चलो ठीक है, शायद किसी दिन किसी ठीक रास्ते पर पहुंच जाऊं। तो मेरी वो रास्ता तो यात्रा अनवरत जारी है। धन्यवाद। थैंक यू सर, ये तो आपका बड़प्पन है। और लेकिन बहुत अच्छी बात कही आपने इसमें। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आपके सिर्फ श्रोता नहीं, मैं तो ये कहूँगी आप दोनों के बहुत सारे फैंस, प्रशंसक, सब लोग जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, और आगे भी सुनेंगे क्योंकि हम शेयर करते हाँ रहेंगे। हाँ, हम इसमें ना वो देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ हो गया है, हम इसमें आधा ही आ रहा है, हमें आप भी नहीं नजर आ रही हैं, तो जी हमें वो नाम वगैरह नहीं आ रहे, नहीं तो हम अपने कुछ मित्रों के नाम पढ़ करके फिर हम उनका आभार व्यक्त कर ले, तो जो लोग सुन रहे हैं वो समझ लें जी, कि हम दोनों उनका आभार व्यक्त व्यक्त कर कर रहे रहे हैं। हैं। चलिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं कमेंट्स सबके नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन मैं हाँ, नहीं नाम नहीं, जरूर पढ़ती हूँ क्योंकि आप नाम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ हमारे नहीं देख साथ नहीं पा जुड़े रहे। हुए हैं आरती सैया जी, नीलम वर्मा जी, कवि आरती संदीप स्मिथ, हाँ। बिजनोई जी, आर्टिस्ट में हम्म। जी जी जी। एसएनएस मेहरा जी, राजश्री मेहता जी, डॉक्टर कीर्ति काले हाँ हमारे हाँ। साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। और नमस्कार कीर्ति जी। कीर्ति जी कह रही हैं कि आप दोनों हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए नहीं हैं नहीं तो OS पांडे जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, अ, रमा हाँ, नीदीप्ति पिलकेन जी। जी बड़े, ये सभी बड़े बड़े राइटर है जी। जी बिल्कुल सर, मैंने कहा ना, जी। आपके आपके सिर्फ मित्र और श्रोता नहीं, आपके प्रशंसक, आपके फैंस और बहुत सारे लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं, सब जुड़े हैं। अ, ओम प्रकाश कल्याणी जी जी जुड़े हुए धन्यवाद। हैं, कुसुम लता कुसुम हाँ जी हाँ, जुड़ी हुई जी हैं, जी जी। राजश्री वाह। मेहता जी जुड़ी हुई हैं, अ, और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं। रजनी मुंदरा जी जुड़ी हुई हैं, अ, चलिए, धन्यवाद। चंदेश्वर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, जी मैम। अंजू मल्होत्रा जी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं मैं आपकी फैन हूँ आदरणीय। तो देखिए, मैंने कहा ना, ओके। आपके फैंस जुड़े हुए हैं। नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं असल में, जी इनको मैंने बहुत बहुत भ्रम में रखा हुआ है।
हमारे साथ मनोज शाश्वत जी जुड़े हुए हैं, वंदना हाँ, गुप्ता जी वाह जुड़ी मनोज हुई भाई, हैं, अरे वाह, सारे और नाम साथ बड़े साथ जी सुप्रसिद्ध नाम है। जी जी बिल्कुल। सब आप दोनों ऐसे ऐसे शख्सियत हैं जो जिनके सिर्फ श्रोता या प्रशंसक नहीं होते, जिनके फैंस होते हैं, जिनको लोग बहुत प्यार करते हैं। जी जी और इसीलिए सब ये लिख रहे हैं कि हम आपके फैन हैं। आप एक्चुअली दोनों बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं बहुत सारे हम जैसे लोगों के लिए, जो अभी अभी लिखना शुरू नहीं किया नहीं है या अभी अभी पब्लिकली लिखना शुरू किया है, जी आई वुड से। जी जी और जी 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 नहीं नहीं, यही, आप अच्छा लिखती हैं, मुझे बताया कीर्ति जी ने, मैंने थैंक आपके यू, बारे में बताया था। जी अंशु जी, थैंक यू। ये जी तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी सभी का जो सुन रहे हैं। ये सारे नाम ही सुपरिचित हैं, सिर्फ मेरी सुपरिचित नहीं, ये साहित्य के भी परिचित नाम है। गीत, गजल, कविता, व्यंग सब में बहुत बहुत आभार आपका। जी अंशु जी। मुझे लगता है अगर आप इजाजत दें तो इससे पहले कि कोई और प्रश्न हो, एक कुछ हो जाए। जी बताइए, क्या चीज कुछ सुनना चाहेंगे आप या क्या? जी बिल्कुल सर, जो आपको पसंद हो। साथ चलिए साथ मैं मैं अपनी और प्रश्न सुधा के पूछती लिए एक रहूंगी। कविता सुना दूं। श्योर, स्वागत सर। ये पूछिएगा। मेरी दोनों बेटियां जो हैं, हम दोनों की, वो विदेश में रहती हैं। एक इटली में रहती है बड़ी, और छोटी बेटी रहती है अमेरिका में। तो अच्छा। हम अमेरिका गए हुए थे। जो बेटी का घर है वो उसके सामने एक झील है, एक उपवन है, और अरे वहाँ वाह। हिरण वगैरह आते हैं, काफी श्रम्य स्थल है। तो अच्छा। उस तरफ को मुख करते हुए उन्होंने, उनके यहाँ दो खिड़कियां हैं, तो उन्होंने उस एक खिड़की पर सुधा की मेज लगा दी, एक पर मेरी मेज लगा दी। अच्छा। मेरी मेज पर उन्होंने कागज पेन ये सब रख दिया लिखने के लिए, और सुधा जी, की मेज पर लिख दिए कैनवास। रंग, कैनवास इत्यादि छोटे बड़े सब तरह के। क्या बात। तो कहते बस पापा मम्मी आप आराम करो, यहाँ बैठो लिखो, आप समझो आपको तो यहाँ काम तो करना नहीं, यही करो। जी तो मैंने उस समय एक कच्ची पक्की कविता लिखी थी। वैसे तो मेरे साथ इतनी बड़ी कवियत्री बैठी हैं, ओहो। तो मैं वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत सर, तुम स्वागत। प्रकृति के चित्र बनाओ। जी अंशु आहा, जी। जी तुम स्वागत सर। प्रकृति के चित्र बनाओ, मैं जीवन की कथा लिखूं। आहा। तुम चितेरे तुम चितेरे रंग बिखेरो, मैं जन जन की व्यथा लिखूं। वाह। तुम प्रकृति के चित्र बनाओ, मैं जीवन की कथा लिखूं। तुम चितेरे रंग भरो, मैं जन जन की व्यथा लिखूं। तुम आनंद की स्रोत बनो, मैं मिट्टी की सौंधी गंध। तुम मस्तक का चंदन बनो, मैं पीड़ित हृदय की पुकार। तुम नेत्रों की ज्योति बनो, मैं आम जन की ललकार। तुम तूलिका से उकेरो भाव, मैं नव प्रथा लिखूं। तुम प्रकृति के चित्र बनाओ और मैं जीवन की कथा लिखूं। क्या तुम बात, प्रकृति के चित्र बनाओ और मैं जीवन की कथा लिखूं। क्या बात है। धन्यवाद। थैंक यू सर, तो, थैंक यू, बहुत सुंदर तो सर। सुधा जी, प्रकृति प्रकृति प्रकृति, धन्यवाद। प्रकृति के चित्र बहुत बनाती हैं। मैं तो जी, इनको कहता हूँ कि आपकी एग्जीबिशन होनी चाहिए एक, और उस शीर्षक को हरियाली और रास्ता। क्या वो बात उसमें है। ये सुधा आपको दिखाएंगी कुछ चित्र, दिखाई दीजिए सुधा जी। जी अच्छा, चित्र देखेंगे आप? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं क्या, जो बहुत मैंने सारे अभी लोग देखना चाहते हैं। अगस्त अगस्त सितंबर और ये अक्टूबर में अभी हाल में जो बनाए हैं वो जी दिखाती हूँ आपको कोरोना जरा। का। जी, जरूर मैम, जरूर। तो कहाँ से शुरू? हाँ यस, जी, तुम बोलते जाओ, मैं दिखाते जाता हूँ जी। दिखेंगे नहीं। अरे दिखेंगे नहीं? दिख नहीं रहे ना आपको? नहीं। ओहो, हाँ ये देखिए, कुछ बड़ा हल्का सा आया है। हाँ, थोड़ा सा आया। हाँ ये कुछ इसमें व्यवधान गड़बड़ है है, ये पीछे जो हाँ, लगाया है ना असली में। हाँ, वो आई थिंक जो, बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, हटा दो इसको। हाँ उसी की वजह से है। हाँ ये अभी तो पूरा आ अभी रहा है। वाला आया, अभी जो सेकंड दिखाया ना वो दिख रहा है। वाओ। इस जगह से ठीक आ रहे हैं कुछ कुछ। जी, मुझे चलो छोड़ दो जो हमारे को। अच्छा, आई थिंक विजुअल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी जी, ये देखिए। ये वाला दिख रहा है, हाँ जी।
हाँ जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। है ना। ये नौका पर मैं बैठा हुआ हूँ और अच्छा, सुधा अच्छा, सुधा, वाओ, मैं खे रही हूँ। चलो अच्छा ये, जी, हाँ तुम्हारा बहुत सुंदर। जीवन भी यही खेल। ये देखिए अब कुछ आया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये कुछ इसमें गड़बड़ है। व्यवधान। कुछ व्यवधान है पर फिर भी हम देख पा रहे हैं, बहुत हाँ, सुंदर, ये देखिए, बहुत सुंदर है। वाह! ये ब्लैक एंड व्हाइट में इन्होंने हाँ जी, हाँ प्रयोग जी, किया। ब्लैक एंड व्हाइट। और ये लहरें हैं, बहुत तूफान आ रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलो ये अभी बात हाँ, है। आ गई सुधा, हटाओ हाथ। आई। हाँ, हम्म, बहुत सुंदर है, ये आई। बहुत सुंदर। ये सिर्फ ये है जी एक एंगल पे हम देख पा रहे हैं बस। हाँ, जी, अच्छा। वाओ! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हाँ बेटा। हाँ जी मम्मी। हाँ जी, या तो मम्मी बैकग्राउंड बंद कर लो या फिर उसके जो बड़ी मुश्किल हो रहा है। ये बैकग्राउंड ना बैकग्राउंड बंद नहीं हो रही। हमें आ नहीं रही बैकग्राउंड बंद करनी। नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा वो चित्र में सिर्फ प्रॉब्लम हो रही थी, अदरवाइज हाँ। आप दिखाई दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वो एक्चुअली अच्छा, बैकग्राउंड जी आपसे जी, क्योंकि अच्छा। चेंज नहीं हो रहा था तो इट्स ओके। हाँ, वो अमेरिका से असल में हमारे दामाद का फोन आया जहाँ हम बैठ कर ये बनाते थे, तो उन्होंने जी कहा जी, वो एक्चुअली बैकग्राउंड की वजह से वो हो रहा है। पर मैं बहुत सुंदर है। दिख रहा है। हाँ, ये मैं ये हमेशा सारे से उन्होंने। ये है ना, अभी कुछ दिनों में मैंने माँ और बेटी के चित्र बनाए हैं 5-6। अच्छा, माँ और बेटी, बहुत सुंदर है मैम, बहुत सुंदर। वो आपको दिखा रही हूँ। जी, वाओ। मैम, आप क्या ज्यादा एंजॉय करती हैं, चित्र बनाना हाँ, या लिखना? चित्र बनाना। फेस नहीं आ रहा आपका। मुझे चित्र बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी ये एक और चित्रकला ऐसी कला है जो बहुत मतलब इनबिल्ट होती है, वो ऐसे नहीं आ सकती। बहुत सुंदर है मैम, दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। मुझे चित्र बनाना बहुत मतलब देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे फील कर सकती हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश में मेरी ड्राइंग बहुत खराब है और मैं बिल्कुल नहीं बना सकती हूँ। नहीं, वो तो हो प्रैक्टिस। जाएगा। मुझे भी इन्होंने सिखा दिया। अरे वाह, बहुत सुंदर है। वाह माँ और बेटी, जी मेरी 2 बेटियां हैं तो मैंने बनाया। जी जी जी, बहुत सुंदर है। और अब मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है सर क्यों कहते हैं कि आपकी ये जो जितनी भी चित्रकला है सबकी प्रदर्शनी होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना सुंदर बनाती हैं मैम, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत बहुत। और दिखाएं क्या नहीं? और मैं साथ साथ आपसे पूछना भी चाहूंगी कि फिर आप ये टाइम कैसे मैनेज करती थी पहले, क्योंकि ये आपने अभी बनाए, चलिए अभी तो आपने कहा आप सेवानिवृत्त हो गई हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। अब चित्रकला आप ऐसी कला है जो मुझे बिल्कुल नहीं आती। अब इनको उत्तर दे दीजिए सुधा कि आप। मैं बचपन से बनाती हूँ। आप सोचेंगे केजी क्लास से। वाओ, मेरी बड़ी बहन थी, वो करती थी, वो मेरे से 8 साल बड़ी हैं। वो पेंटिंग करती थी, उनको मैं देखती थी और उनको देख करके मेरे अंदर पेंटिंग के प्रति रुचि पैदा हुई वाओ, और मैंने शुरू कर दिया। और मेरी क्लास में मेरे फर्स्ट में ABCD की जो किताब थी, वो मैंने सारे चित्र उसके बना दिए अरे वाह, फर्स्ट में ही। सारे चित्र बनाए थे। मैं मित्र बनाता था, ये चित्र बनाती थी। और क्या बात है। जितनी भी मेरी किताबें थी 8वीं 9वीं तक,
जी सब में जो चित्र होते थे उनमें रंग नहीं भरा होता था, ब्लैक एंड हाँ जी व्हाइट थी। हाँ जी, तो सारी किताबों में मैंने रंग भर दिए थे। क्या बात है, क्या बात है। और बड़े होने के बाद फिर आपने सर की जिंदगी में भी रंग भर दिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं जी। हाँ, वैसे कुछ ज्यादा ही रंग भर दिए। भी देखिए, दुनिया में एक अच्छा साथी मिल जाए। अब बिल्कुल। मेरा तो सौभाग्य बन गया, अब इनका सौभाग्य बना है क्या बना ये मुझे मालूम ये नहीं। यही जानते मेरा हैं। तो बन गया। देखिए मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, इन्होंने ही कहा कुछ। क्या बना है? चलिए सर, मैं आपका ये सवाल आपकी तरफ से मैम से नहीं, वो पूछ मेरी ही कॉपी लेती दे हूँ। दो। मैं हाँ, आपकी हाँ, तरफ वो से ये मेरी सवाल कॉपी मैम से पूछ पहले लेती हूँ। जवाब दीजिए। हाँ। बताओ। पूछो पूछो। मैम आप क्या बताइए सवाल कि है? जैसे सर ने तो बता दिया कि आपने सचमुच बहुत रंग बिखेरे, तो आपने क्योंकि वो तो हम सब देख ही रहे हैं और हम सब समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन अच्छा होगा जब आप खुद भी बताएंगी कि सर एज अ लाइफ पार्टनर आपको मिले हैं और आपकी जिंदगी में इतने रंग भरे हैं, तो उस पर आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब जी जी जी, हमें पहले सर से बात भी हो रही थी कि सेम प्रोफेशन में अगर लाइफ पार्टनर हो तो उससे देखिए क्या बेनिफिट्स? मेरा ये है कि रंग भरना है ना, जी तो मैंने यही सोचा जब मैं शादी होकर के आई, जी तो सोचा कि अपने घर में रंग भरने हैं मुझे, जी जी अपने बच्चों में रंग भरने हैं मुझे, जी अपने पति में रंग भरने हैं मुझे, इनको अच्छा बनाना है, इनके लिए कुछ करना है। यही मैं सोच करके चलती रही। हमेशा मैंने यही सोचा कि बच्चों के लिए करना है, पति के लिए करना है, मेरी मदर इन लॉ है उनके लिए करना है। तो उन सबके जीवन में रंग दादाजी भी भर। थे, मेरे दादाजी भी थे इनके हमारे दादाजी साथ। भी थे, अच्छा तो उनको वो बहुत अच्छी लगती थी। कोई चीज बनती है उधर, इनके दरीवे में रहते थे, इनको चांदनी वहाँ की आदत थी चांदनी चौक में। अच्छा तो उधर कोई नगौरी बनती है, इतनी छोटी सी पूड़ी, अच्छा गौरी। पूड़ी नगौरी कहते हैं उसको। जी 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 अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। एक दिन कह रहे थे नगौरी नगौरी, मैंने कहा निगोड़ी गाली होती, पता नहीं क्यों कह रहे हैं नगौरी। फिर इन्होंने बताया कि एक नगौरी वो होती है। फिर ये मुझे खिलाने भी ले गए दरी में। अच्छा तो हमारे जो इनके दादाजी थे उनको वो बहुत अच्छा लगता था, जी तो मैं उनको घर में बना करके उसके साथ सूजी का हलवा बना करके और सब चीजें उसके साथ की बना के उनको देती थी। तो वो इतने खुश होते थे हाँ, कि वाह, सुधा ने मुझे नगौरी खिला दी। क्या बात है। देखिए, जो सवाल आपने इनसे किया ना, जी उसका एक उत्तर मैं भी आपको दे रहा हूँ। जी सर। एक आग सृजन की सोई हुई थी। देखिए, आहा, सुधा का कंट्रीब्यूशन हमारे परिवार में बहुत बहुत ज्यादा है। काफी जी चीजें इन्होंने बदली। जी एक आग सृजन की सोई हुई थी, प्रमाद आलस्य में खोई हुई थी। आहा, नहीं ज्ञात था उसे कि वह क्या कर सकती है, क्या क्या प्रदान और क्या कुछ हर सकती है। आग चुप थी, अंधेरे में घुप थी, मानो दिया सलाई की डिबिया में बंद थी, पर चारों ओर छाई उसकी गंध थी। क्या बात है। आग जैसे कोयले में होती है, आग जैसे मशाल में होती है, वैसी आग थी मेरे भीतर, जो धीमे धीमे सिमट रही थी, शांत थी, मानो मिट रही थी। सोई आग को कोरेदा तुमने, आहा, सुधा के लिए। जी सोई आग को कुरेदा तुमने, खोई आग को सजग किया दोबारा तुमने। पहले चिंगारी थी जो धधकारी थी, तदनंतर बनी ज्वाला, तुमने उसे खंगाला। वह लपट बनी, धीमी गति सरपट बनी, और लो पलाश वन में आग लग गई, दिवाली में फाग सद गई। जाने अग्नि कुंड में तुम क्या सजाओगी, क्या बात। जाने अग्नि कुंड में तुम क्या सजाओगी, मेरे अग्नि शिव को महादेव सम बनाओगी, और फिर क्या अपनी आग से मेरी आग को बुझाओगी या बढ़ाओगी, ओ मेरी अग्नि साक्षी। क्या बात है, वाह सर वाह, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। मैम सर ने तो ऐसा लगता है जैसे दिल की हर बात बिल्कुल बताइए। निकाल कर कह दी हो। बहुत सुंदर। जी, तो इनका तो रहा ही कंट्रीब्यूशन। ये कुछ और दिखाना चाह रही हैं, ये कह रही हैं कि मैं चुप मास्क वाली। रहूंगी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये कोरोना काल की कोरोना काल, जी बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल।
बहुत सुंदर है। ये कोरोना काल में मैंने तो मुंह पे इनकी कविता सुन के पट्टी बांध ली थी। बहुत सुंदर है। जी मैम। अब अगर वो कविता हिंदी संस्था में जो आपने पढ़ी थी, अगर बाई चांस आपके आसपास मौजूद है तो क्या सुन सकेंगे हम? कौन सी कविता? कोई एक कविता सुना दो। हाँ हाँ, कविता तो मैं सुना दूंगी, पर कोई आप विशेष कविता कह रही हो ना? अरे हिंदी संस्थान में पढ़ी थी कोई। जी जी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। अद्भुत है आपकी ड्राइंग, अद्भुत, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ये तो मैं अभी जो बनाई है वही दिखा रही हूँ। जी जी। अभी 60 अगली बार कितने सालों की बनी बनाई? ये आज बनाई? आज नहीं, कल बनाई। अरे वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पेंसिल से बहुत सुंदर है। तो आप सोचिए, जो पेंसिल से कागज पर इतना अच्छा घर बना सकता है तो जीवन में क्यों ना अच्छे से अच्छा बनाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने। बल्कि मैं लगे हाथ एक प्रचार अपना भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि देखिए, इनको देख करके मैंने भी कुछ बना दिया। दिख नहीं रहा। अपने चेहरे पे लगाओगे तो आएगा। नहीं नहीं आ रहा। पता नहीं क्या। अरे जरा सा आया। हाँ, आया आया। अरे सर अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, वो प्रकृति चाहती नहीं है कि दिखे। आई एम सॉरी, पर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा सुधा। हाँ, अभी दिखा। तो बीच पर आया था, फ्लैश होता है जरा सा। हाँ, बीच में फ्लैश हाँ। हुआ अभी। बहुत सुंदर है सर। रेयर चीजें ऐसी होती है जी, रेयर चीजें कभी कभी दिखती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम सब ने उतने पुण्य rare है, नहीं करे हैं कि हम देख पाए। तो वो दिख नहीं रही। नहीं, ये कुछ दिखी। अभी दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर है सर, आप तो हाँ। खुद भी चित्रकार हैं, इसका मतलब। आपका वीडियो ऑफ हो गया सर। जी। ओहो, सुधा एक मिनट। ये ना बीच में कोई फोन आ जाता है तो उससे बड़ी मुश्किल हो जाती है कुछ। जी। नहीं, दिख रहा है कुछ तो? बीच बीच में दिख रहा है, हाइलाइट्स दिख रहे हैं। वो है ना कि जब कोई चीज व्हेन समथिंग इज टू एक्सपेंसिव, तो क्या होता है कि वो पूरी नहीं दिखती ना, उसकी झलक दिखती है। तो उसे पूरे देखने के लिए कुछ तो पे करना पड़ता है, या उतना जागरूक होना पड़ता है, या उतना पुण्य करना पड़ता है। तो शायद अभी दिख रहे हैं। बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर। तो जब तक हम उतने बेसब्र नहीं हो जाएंगे, उतना पे नहीं कर लेंगे, उतना गुणी नहीं हो जाएंगे, तब देखिए, इसमें झील भी है। अब दिखाई दिया आपको झील? अब दिखाई दिया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ। ये कौन से सन में बनाई थी? ये मैंने 16 में बनाई थी, 16। बहुत सुंदर है मैम, बहुत या सुंदर। 17 में बनाई है। आप कैनवस पे भी बनाते हैं मैम? चलो अपनी बात। ये कैनवास पे तो दिखाई थी मैंने अभी। अच्छा, ऐसे नहीं पता मैंने चल रहा बनाई ना, है। क्योंकि वो थोड़ा सा हिल रहा है ना, तो इसलिए ये नहीं पता चल रहा कि वो किस पे बनी हुई है। बहुत सुंदर है मैम, बहुत सुंदर। हाँ, ये सारे ही कैनवास हैं इनके। जी जी अभी जी। ना मेरे मन में आ रहा था कि वही स्त्री। आप दोनों ना दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहे, एक मिनट रुको, अब दिखाई दिया कुछ। हाँ ये हाँ। आज कुछ ऐसे अजीब सा हो रहा है इसमें, कभी हुआ नहीं। देखिए, एक लड़की दिखाई दे रही है आपको? बीच नहीं, बीच लड़की में दिखाई दे दे रही है। रही, किले पर पुराने किले की। जी जी जी। है ना? बहुत सुंदर एक है जी। एक लड़की है। मैंने इसलिए ये कल्पना करके बनाया है कि वो लड़की ना बादलों उसपे खड़ी है, पहाड़ों पर हाथ ऊपर करे हैं उसने। वो आजाद होके उड़ना चाहती है, वो भी जाना चाहती है वैसे ही। वाओ। चलो। जी। अरे अब देखिए, अब जाते देखिए दिख नहीं। जी। मेरे ख्याल से कुछ जी। ये नेटवर्क अभी का बनाई है प्रॉब्लम हो मैंने। सकता है।
हाँ कुछ है इसमें, ये मैं कुछ इसका ये हटाऊंगा इसमें से जो हाँ तो वर्चुअल शायद है। बेटर, हाँ तो तो शायद वर्चुअल बेटर कैन नॉट रहेगा। कम्पीट एक्चुअल, एक्चुअल के मुकाबले वर्चुअल कर नहीं सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह हाँ रहे जी, हैं। आगे और मैम लगे आगे हाथों चलते हैं। आपकी भी एक कविता तो हो जाए। ड्राइंग में तो अच्छा, आपने मतलब 100 on 100 से भी देख ज्यादा नहीं नंबर ले सकी लिए। तो ये जो मैंने अभी चित्र दिखाया था ना, इसमें मैंने पहाड़ के ऊपर खड़ी होकर के लड़की, मेरे बचपन से मन में था लड़की ऐसे पहाड़ पर से भाग रही है, तो ऐसे हाथ करके ना, इस तरह हाथ हाँ करके वो खड़ी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर चित्र, बहुत सुंदर मैम। सारे एक से बढ़कर एक है, चाहे वो मोनोक्रोम हो, चाहे वो कलर्स में हो, एक से बढ़कर एक, हर तस्वीर कुछ कहती है ऐसे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं एक और बताती हूँ कि स्त्री जो है जी क्या है, उसको लोग क्या सोचते हैं, जी ये मेरे मन में प्रश्न हमेशा उठता रहता है। जी तो मैं बता रही हूँ, मैं स्त्री हूँ, जी मैं स्त्री हूँ संपूर्ण, जी, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, क्या बात, सरस्वती, दुर्गा मैं ही हूँ। वाह, मैं स्त्री हूँ संपूर्ण, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा मैं ही हूँ। मेरे ही रूप हैं, मेरे ही रूप हैं सृष्टि में व्यापक, पुरुष की पूरक, जन्मदायिनी स्त्री हूँ मैं। क्या बात, पुरुष मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं है, स्नेह देना, प्रेम करना उद्देश्य है मेरा। जीवन के पथ को पार करना है, अकेले नहीं सबके साथ चलना है। अंतरंग सखा होने का पुरुष और स्त्री ने वायदा किया था। संसार की सृष्टि और नई पौध की उपज के लिए दोनों मिले थे। सदियों से, युगों से, वर्षों से हम साथ साथ चले हैं, मैं और तुम, स्त्री और पुरुष। जितनी मैं तुम्हारे बिना, उतने ही तुम मेरे बिना अधूरे हो। हम पूर्णता की खोज में जुट जाते हैं, एक दूसरे के साथ पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। पुरुष की अर्धांगिनी हूँ, संतान दायिनी हूँ, परिवार, समाज, देश, फिर संपूर्ण सृष्टि हम दोनों से ही है और हम दोनों के लिए ही है। बहुत तुम सही, उन्नति करते हो, मैं हर्षित होती हूँ। जी तुम उन्नति करते हो, मैं हर्षित होती हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम कुंठित हो जाते हो। आहा, तुम गलती करते हो, मैं क्षमादान देती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ, तुम त्याग देते हो। वाह, हम दोनों सृष्टि में व्याप्त सुखों और कामनाओं का भोग करते हैं। मैं माया, कपटी और त्याजी हो उठती हूँ और तुम मुझे त्याग कर योगी बन जाते हो। आहा, दोनों ही प्रेम करते हैं। तुम्हारा हृदय विशालता का प्रतीक होता है। यदि तुम कृष्ण या अर्जुन की भांति बहुत सी स्त्रियों से प्रेम करते हो, तब मेरी विशालता उस पुरुष और पुरुष से प्रेम करने में नहीं, तुम्हारे प्रेम प्रसंगों को स्वीकारने में है। वाह, मेरी ही कोख से मेरी ही कोख से पुरुष का जन्म बधाई की बात है और स्त्री का जन्म विषाद। फिर भी हम पूरक हैं, एक दूसरे के चिरकाल से साथी हैं। मैं अर्धांगिनी हूँ और तुम स्वामी हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। पूरा नारी के प्रति जो विमर्श की स्थिति है जी वो इसमें है। जी बहुत सुंदर। और एक ही कविता में मैम ने सारी बातें कह डाली, जो जितने सारे प्रश्न समाज से पूछने होते हैं वो सब कह डाले। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर कविता मैम, बहुत बधाई आपको धन्यवाद धन्यवाद इतनी सुंदर धन्यवाद। कविता के लिए। और सर के पास आते हैं। आपकी सर जी बहुत फेमस बुक है बागपत के खरबूजे। हाँ जी मुझे याद नहीं पड़ता, पर कहीं मैंने आपको किसी इंटरव्यू में सुना था
ये शीर्षक कैसे पड़ा उस बुक का, ये बताते हुए मुझे लगता है शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे और वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, तो अगर आप बताएं सबको तो बड़ा अच्छा होगा। कॉलेज में जो हुआ था। जरूर बताता हूँ मैं। ऐसा हुआ था, पहले तो मैं ये बात बताऊं कि 1987 जिसको हिंदी में कहते हैं 1987 उसमें तो यही महीना था अक्टूबर का। 31 अक्टूबर को मुझे भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो उन्होंने व्यंग लेखन प्रतियोगिता की थी और उसमें पांडुलिपियां आमंत्रित की थी, तो उसमें मेरी पांडुलिपि सर्वश्रेष्ठ घोषित हुई थी और मुझे युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जी जी। तो मैंने इस जो किताब है इसका शीर्षक कुछ और रखा था। जी जी। डॉक्टर नरेंद्र कोहली जो बड़े व्यंगकार हैं, जी। बड़े चिंतक हैं, तो वो कहते थे कि मुझे तुम्हारी ये रचना विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय हल्ला ये बहुत अच्छी लगती है, तो जब भी तुम संकलन निकालना तो उसका शीर्षक इसी के नाम से बनाना। जी। तो मैंने पांडुलिपि पर यही शीर्षक दिया था। किंतु जब ये परिणाम घोषित होने लगा और उसके बाद ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ ने छापनी थी, तब उन्होंने एक बैठक की, तो उसमें जो हमारे निर्णायक थे वो भी कम नहीं थे। श्रीलाल शुक्ल जी थे, राग दरबारी के लेखक, इतने बड़े व्यंगकार। शरद जोशी जी थे, अपने सदी के महान व्यंगकार। बाल स्वरूप राही जी थे, बहुत बड़े कवि और पत्रकार। तो उन लोगों ने, शरद जी ने कहा कि ये नाम चलेगा नहीं, ये नाम कुछ ठीक नहीं है, विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय रोहिल्ला, तो ये कुछ ठीक नहीं है। तो तुम्हारी एक रचना है बागपत के खरबूजे, ये रचना धर्मयुग में छपी थी और तब भी बड़ी चर्चित हुई थी, एक राजनैतिक व्यंग्य था ये। तो कहने लगे कि इस पुस्तक में वो भी है, तुम इसके नाम से करो और देखना ये ऐसे ही चलेगी जैसे बागपत के मशहूर खरबूजे। तो उन्होंने इसका नाम बागपत के खरबूजे कर दिया। तो ये घटना तो ये थी। अब हुआ क्या कि मेरे कॉलेज में मेरे जो स्टाफ एसोसिएशन थी, उन्होंने मेरा अभिनंदन किया कि भाई हरीश को युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो उसमें मैं चूंकि अब तो इस कॉलेज में पढ़ाता था, उससे पहले उस कॉलेज में पढ़ता भी था, तो जब मैं पढ़ता था तब के एक मेरे अध्यापक श्रद्धेय रामपाल जी जो बॉटनी के थे, और वो हमारे एनसीसी के इंचार्ज थे और मैं एनसीसी में बटालियन सार्जेंट मेजर था। तो उनके साथ कैंपों में जाता था, उदयपुर वगैरह में या रिपब्लिक परेड में। तो उनको कहा गया कि देखिए आप हरीश नेवल के अध्यापक रहे हैं और अब ये आपके कोलीग हैं, तो आप बताइएगा, इनकी तो आपने ये यात्रा देखी साहित्य की। तो उन्होंने कहा कि हरीश को मैं जानता हूँ, ये जब भी मेरे साथ उदयपुर गया, जयपुर गया, अजमेर गया, इसका ध्यान फलों, फूलों, बूटों में रहता था, और मैं बॉटनी का हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये कभी बॉटनी पर एक किताब लिखेगा। बागपत के खरबूजे, खरबूजे बागपत के बहुत मशहूर होते हैं, टोंक के तरबूज होते हैं, तो उस पर अच्छा आप सब लोग सिर हिलाते हैं। एक मैं और मेरे मित्र थे सुरेश ऋतुपर्ण, वही हम दोनों मन मन हंस रहे थे कि भाई ये क्या कह रहे हैं। तो जो जैसा राग दरबारी के साथ हुआ था, किसी ने कहा कि भाई संगीत अकादमी ने जो पुरस्कार देना चाहिए था वो किसी साहित्य अकादमी ने दिया है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो ये इस तरह से बागपत के खरबूजे का नाम हुआ, और आपने मुझे याद दिला दिया। और मुझे ये बताते हुए, मतलब ये बहुत विनम्रता पूर्वक बता रहा हूँ, लेकिन बताना भी चाहता हूँ कि ये 20वीं सदी की जो भारतीय साहित्य की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें टाइम्स रिव्यू वालों ने सर्वे की थी, तो उसमें इस नाचीज की इस पुस्तक का नाम भी था। बहुत बधाई सर आपको। मैंने ये बात सुनी थी और मैं चाहती थी कि और जो लोग जुड़े हैं वो जरूर सुने। मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें बताया। नहीं, जो सी आपने अच्छी अच्छी बातें सुनी है बताइएगा, मैं बताता जाऊँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ तो सब अपने ही है ना, ये चाहे पिलकेंद्र जी हो, आरती स्मिथ हो, नीलम वर्मा हो, जो आपने नाम बोले थे, ये सब परिचित नाम है, तो अच्छा लग रहा है। जी मैम। नहीं सर, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है। वो मैं दोबारा एक बार डॉक्टर कीर्ति काले और प्रेरणा दर्पण, हरि प्रकाश जी, ओम प्रकाश कल्याणी जी, सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस मंच के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए हम हमेशा रत्नों से मिलते हैं और
उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं संचालन कर सक रही हूँ और उनकी वजह से मैं आपसे रूबरू हो पा रही हूँ, आपसे बात बहुत अच्छा करने का संचालन मौका। करें आप, थैंक यू। बहुत उत्कृष्ट संचालन है। बस एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो मुझे यहाँ फोन पर मैसेज आया है कि मैंने अपना कोई व्यंग तो सुनाया नहीं अभी तक। जी बिल्कुल, मेरा यही क्वेश्चन लास्ट था कि अभी तक कोई व्यंग सुनाया नहीं है। बिल्कुल, मैं धीरे धीरे उस पर बढ़ रही थी, पर आपने पहले ही कह दिया। जी बहुत क्योंकि स्वागत। आप धन्यवाद दे रही थी तो मुझे लगा कि धन्यवाद दे के चल ही ना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, धन्यवाद इसलिए दे रही थी कि आपको मैंने आपके लाइव सुने हैं, जैसे हम अटेंड करते हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि सबने मुझ पर इतना विश्वास किया, इतना प्यार दिया कि मैं आपसे सवाल पूछ पा रही हूँ, मैं इस प्रोग्राम का संचालन कर रही हूँ। नहीं, बहुत बहुत लाइवलीहुड है आप में, बहुत अच्छी तरह से आप, ऐसा लग नहीं रहा, बहुत ही अनौपचारिक रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई रूटीन सवाल नहीं है, कैसे लिखना शुरू किया, कब लिखना शुरू किया, व्यंग और हास्य में अंतर क्या है, करुणा की। अच्छा है कि उसमें जीवन से जुड़ी बातें, और चूंकि हम दोनों साथ साथ हैं तो दाम्पत्य की बातें भी आप पूछ रहे हैं। लीजिए मैं एक व्यंग आपको सुना देता हूँ। जी सर, स्वागत है। अब ये है कि देखिए, अब इतने कार्यक्रम हम लोगों ने दिए हैं आप लोग, शायद ये 40वां कार्यक्रम होगा आज, तो उसमें कई जगह बहुत से व्यंग रिपीट भी हो जाते हैं, हो सकता है ये सुना भी हो, पर ये मेरे सामने तो मैं आपको सुना रहा हूँ। अमेरिकन प्याले में भारतीय चाय, इसी नाम से मेरा नया व्यंग संकलन जो है इसी शीर्षक से आ रहा है। अमेरिकन प्याले में भारतीय चाय। मेरे घर आंगन में एक छोटी सी सफेद गोल मेज है और 4 लोहे की सुंदर कुर्सियां। वहीं से मेरा दिन आरंभ होता है। वहाँ हरीतिमा बसाते कुछ पौधे हैं और पड़ोस में एक स्कूल है, नन्हे बच्चों के लिए एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा स्कूल। रोज सुबह जब मैं घूमने के बाद आकर गोल मेज पर अपनी पत्नी के साथ ग्रीन टी का अमेरिकन बड़ा प्याला तैयार कर रहा होता हूँ, अक्सर तभी स्कूल में प्रार्थना सत्र का शुभारंभ हो जाता है। चाय पीते पीते मैं उन स्वरों को सुनता हूँ जो स्कूल के लाउडस्पीकरों से गूंजते हुए मेरे कानों में विचरण करने लगते हैं। स्वरित शब्दों को यूं तो मैंने कई दशक पूर्व चित्रपट पर भी सचित्र देखा सुना था, यदा कदा सुनता भी रहा, लेकिन जब से यहाँ रहने लगा लगभग हर सुबह इन्हें सुनता हूँ, फिर गुनता हूँ और इसके भावों को मन ही मन बुनता हूँ। एक आत्मिक उदासपन पल्लवित होने लगता है। वे शब्द हैं, इतनी शक्ति हमें देना ओ दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, लेकिन भूल कर भी हमसे कोई भूल होना। सोचता हूँ कि इतने वर्षों से यह प्रार्थना गीत असंख्य नागरिकों ने सुना होगा, मेरी तरह ही सुना होगा, स्कूलों मंदिरों में रोज सुनते होंगे। हो सकता है मेरी भांति सोचते भी हों कि क्या दाता ऐसी शक्ति हमें दे सकता है, या देता है तो कैसे, हम क्या करें कि ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे मन का विश्वास कभी दुर्बल ना हो। मुझ जैसा साधारण व्यक्ति जिसका विश्वास रोज ही डोलता सा है, कैसे उसे बलि बनाए? कौन बनाएगा? दाता ही ना। दाता यानी प्रभु। प्रभु कौन? सर्वशक्तिमान, निर्णय लेने के सक्षम अधिकारी, दीन को कुलीन और कुलीन को हीन बना सकने वाले विराट व्यक्तित्व के स्वामी। किंतु ये मिलेंगे कहाँ और कैसे शक्ति प्रदान करेंगे? मनन का सिलसिला बिना दूसरा सिरा मिले अबाध गति से चलता रहता है। तब तक ग्रीन टी का एक अमेरिकन प्याला और आ जाता है। अच्छा, प्रभु किसको माना जाए? पौराणिक संदर्भों में ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रभुत्वों के विषय में सर्वप्रथम विचार मंथन होने लगता है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता थे, हमें बनाया है, चाहते तो निर्मित करते समय ही बलशाली मन बना लेते। ऐसा मन क्यों बनाया जिसके कारण इतने निर्भय कांड होते हैं? अब उनका अपना मन ही कहाँ पक्का था, उन्होंने अपनी पुत्री का ही वर्ण कर लिया। सोच सकता हूँ कितना कच्चा मन था उनका, तो क्या उनसे निवेदन करूं, वो क्या मेरी सहायता करेंगे? उनका अपना मन तो पक्का था नहीं। क्या भगवान विष्णु से निवेदन करूं? वे क्षीर सागर में शेष नाग की गोद में विश्राम कर रहे हैं, थके हुए हैं, सृष्टि का पालन करते करते थक गए हैं। साक्षात लक्ष्मी उनके पांव दबाकर थकान दूर करने का यत्न कर रही हैं। अब जो प्रभु थक गया तो उससे क्या याचना करूं? करोड़ों करोड़ों जीवों में मेरा नंबर कब आएगा? जब आएगा शायद मेरा जीवन ही जा चुका होगा। तो चलता हूँ शिव के दरबार में, क्या वहां अर्जी लगाऊं?
वे अवघड़ हैं। पहले तो बहुत भोले थे, तुरंत वरदान दे दिया करते थे, लेकिन जब से भस्मासुर के हत्थे से मुश्किल से बचे, सियाने हो गए हैं। धुनी रमाते शिव तपश्चर्या छोड़ मेरे मन का विश्वास सशक्त करेंगे, मुझे इस पर संदेह है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ओर उन्मुख हो जाऊं, लेकिन संदेह की प्रबल छाया वहां भी है। भूल कर भी मुझसे कोई भूल ना हो, इसे राम कैसे सार्थक करेंगे? उनके मन का विश्वास इतना डगमगाया कि पुनीता सीता की अग्नि परीक्षा ले ली। कालांतर में गर्भवती पत्नी को वनों में भटकने के लिए छुड़वा दिया, वो भी उनको बिना बताए, झूठ बोलकर कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए भेज रहा हूँ, भ्रमण के लिए। तो क्या लीला पुरुषोत्तम कृष्ण से कहूं? उनसे कैसे कहूं? उनके जीवन के कई अंश दंश देते हैं। वो तो स्वयं रण छोड़कर सागर में बसी द्वारका में छिप गए थे। जब उनकी मन का विश्वास टूट गया तो मेरे मन का विश्वास कैसे बनाएंगे? मैं मत रहा हूँ अनेक समकालीन संत, महंत, बाबा, पीर, फकीर जिनके प्रभुत्व की गाथाएं सुनता रहा था। ये सब चलचित्र की भांति मेरे मस्तिष्क से गुजरते हैं, और असत्य का बाजार जो मैं देख रहा हूँ वो भी मेरे भीतर गर्म होता जा रहा है। मुझे स्वयं ही नेकी को थामना होगा, ऐसा मुझे लगा। पर क्या, कैसे? क्या मैं बिना बाहरी दाता के ऐसा कर सकूंगा? क्या मुझे स्वयं से युद्धरत होना पड़ेगा? मेरा युद्ध मुझसे ही बनना होगा, स्वयं के उत्थान के लिए दाता। तो क्या मैं ही दाता हूँ? प्रार्थना गीत अब मुझे खुद को इंगित करके गाना होगा, किसी दृश्य अदृश्य अन्य को नहीं। लेकिन कैसे? मैं सोच में डूबता हूँ, तभी जीवन संगनी हमारे बेटे का बस्ता गोल मेज पर रखते हुए आदेश देती है, सुनो जी, मुन्नू को स्कूल बस तक छोड़ाओ। मेरा कमजोर सा प्रतिवादी स्वर निकलता है, अभी से? उत्तर आता है, अरे तुमने आज इसका होमवर्क पूरा नहीं किया, पहले कंप्लीट कर दो, ये प्याला छोड़ दो, फिर इसको बच्चे को छोड़कर आना। प्रार्थना गीत से कहीं अधिक प्रभावी और व्यवहारिक हो जाता है पत्नी का कथन, जीवन का असत्य। मैं मन में पनपते विश्वास को झटक कर मुन्नू का होमवर्क पूर्ण करने की सोचने लगता हूँ। मेरा भारतीय चिंतन जिसके की तत्व बिखर जाते हैं, और मन कर रहा है कि ग्रीन टी का एक अमेरिकन प्याला और मिल जाए तो विश्वास पूर्वक होमवर्क सही से कंप्लीट कर सकूं। शायद यहाँ तो अपना विश्वास पैदा कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारी बातें आपने इसमें कह दी, बहुत सारी बातें, और बीच बीच में आपकी आवाज आ रही थी तो आपको ग्रीन टी नहीं भी मिल सकती है। नहीं, वो दाता तो वही है मेरी जी, बिल्कुल। उन्हीं सब कुछ वही करती है। सुधा जी, अब दिखाई नहीं दे रही? नहीं, अब मैम दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, नहीं, मैंने कहा अब ये पढ़ रहे हैं ना, तो अभी इन्हीं को देखना जरूरी है। अदृश्य हो गई थी। अदृश्य हो गई थी। वो आप व्यंग्यात्मक पढ़ रहे थे ना, तो इसलिए मैम अदृश्य हो गई थी कि आप आराम से पढ़ ले। हाँ, इनको ना, इनसे पूछिए कि इनको पहले व्यंग कैसा लगता था, बताएंगे। शादी से पहले मुझे व्यंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। असल में व्यंग को मैं समझती भी नहीं थी। वो देखती थी अखबार में, बैठे ठाले आता था और पीछे एक वो भी आता था ना, जो इस व्यंग की चीजें आती थी। मैं कभी नहीं पढ़ा करती थी उनको, और ये नहीं पता था कि सारी उम्र यही पढ़ना क्योंकि इनकी एक विडंबना की स्थिति ये है ना कि मैं जो लिखता हूँ फिर सबसे पहले इन्हीं को सुनाता हूँ, फिर उसमें कुछ सुधार या जो कुछ ये करती हैं, तो ये बड़ी इनकी, मुझे भी वेदना होती है, पर क्या करूं, मेरा बस नहीं चलता। मेरे पास ले दे के यही है, हम दो ही तो रह गए अब, मैं और सुधा। बच्चे अपने चले गए, माता जी नहीं रही, दादाजी नहीं रहे, बस हम दोनों हैं। और जी जाते जाते मैम से भी पूछते हैं कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यंग जनरेशन के कवि भी, कवित्री भी, कई लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकार हैं, तो सबके लिए मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगे रहें, निष्ठा से काम करें पूर्ण, तभी काम सफल होता है, तभी जिंदगी में कुछ मिलता है। हर जगह ईमानदारी, निष्ठा, इन सब चीजों की जरूरत है। आजकल लोग सोचते हैं हम थोड़ा सा करें, हम प्रसिद्ध हो जाएं, शॉर्टकट कर लें। हाँ, वो मुश्किल है। जब तक आप पूरी तरह निष्ठा नहीं लेंगे अपने जीवन में, पूरी तरह ईमानदारी से काम नहीं करेंगे,
तो सफल होना थोड़ा मुश्किल है। वो अलग बात है, कुछ लोग कर लेते हैं इस तरह से जी तो वो ठीक नहीं है, उससे मिलता नहीं है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल हाँ, मिलेगा तभी जब आप पूरी निष्ठा से काम करेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल मेरा तो यही है कहना सभी से, आज की जनरेशन बहुत अच्छी है, बहुत होशियार है, पहले की जनरेशन से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज के, वो एक्सपोजर भी देखती हूँ काफी है। बहुत है, और काफी है, एक्सपोजर भी काफी है, और सब कर भी रहे हैं। ये नहीं कि बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल के। बस यही है कि जो लोग, जैसा आपने कहा, शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो नहीं थोड़ा होगा। सा लिखा और लगा कि बहुत मशहूर हो जाए, मशहूर तो हो जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि यश का अधिकारी बनना चाहिए। हमें धन मिल सकता है, नाम मिल सकता है, पर यश मिले वो सुकृत्य से ही होता है ना, उसके लिए वैसे ही अपने आप को ढालना पड़ता है। तो विनम्रता और औदार्य, मैं ये दो चीजें और जोड़ रहा हूँ सुधा जी की आगे लिए, निष्ठा के साथ, कि एक तो विनम्रता होना बहुत जरूरी है, जिसका अभाव मैं कई जगह देखता हूँ, कि जो जिनसे सीखा होता है, जिनके साथ काम किया होता है, जिनके नीचे काम किया होता है, वही उनके ऊपर सवार हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम तो खुद ही बने थे।